अकेडमी के ऊपर शुरू हो चुकी है 7 मई से। एंड ये सीरीज जो है वो बच्चे आपकी 28 मई तक चलेगी, हर संडे रात को 9 बजे। जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उनको हेडफोन्स जीतने का मौका मिलेगा और भी बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे जब भी आप लोग टेस्ट को अगर लाइव अटेंड करते हैं। ये आपको 3 रैंक्स के गिफ्ट्स बता रखे हैं, रिवॉर्ड्स बता रखे हैं। बिसाइड्स रिवॉर्ड्स मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि बच्चे, मॉक टेस्ट जो है वो आपकी प्रिपरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आप एक तरह से श्योर हो सकते हो, यू गेट कॉन्फिडेंस अबाउट योर प्रिपरेशन। एंड कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए क्वेश्चन का नया रुख जो है, फॉर्म जो है वो आपको पता लगती है। फॉर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जल्दी कीजिए, अभी की अभी अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। सो इनरोल नाउ एंड गेट योर लर्निंग, हैप्पी लर्निंग स्टार्ट नाउ। ओके, सो यस बच्चे, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इन मैराथन सीरीज। हम एक मैराथन सीरीज के पहले 40 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कर चुके थे। अब मैं आपके लिए मैराथन सीरीज का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। हम पहले 40 क्वेश्चन जो है वो कर चुके थे, आज है 41 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस। ह्यूमन रिसोर्सेज की सप्लाई होना, मटेरियल रिसोर्सेज की सप्लाई होना और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करना किस चीज का फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल। ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी मैनेजमेंट या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल। हाँ जी बताइए, 41 का क्या करेक्ट आंसर होगा? मटेरियल रिसोर्स की सप्लाई, मटेरियल रिसोर्सेज की सप्लाई, ह्यूमन रिसोर्सेज का सप्लाई, बिजनेस के ऑब्जेक्ट को अचीव करने में मदद करना, ये सारी चीजें क्या हैं? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, मैनेजमेंट है या फिर कंट्रोल है। सो यस, 41 का बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, जहां पे हम लोग को सारे रिसोर्सेज की सप्लाई मिलती है और हम लोग जिसकी वजह से अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 42। फॉर्मल अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन। जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे आती है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन में? तो हाँ जी बताइए, 42 का क्या करेक्ट आंसर होगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन? यस, वेरी गुड, 42 का ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी जो अथॉरिटी है वो अपवर्ड टू क्या जाती है? डाउनवर्ड फ्लो करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाती है और अथॉरिटी आपकी अकाउंटेबिलिटी, सॉरी, और अथॉरिटी आपकी अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 43। जो इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है वो अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स जाती है, दैट फ्लोज अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे आती है या हॉरिजॉन्टली आती है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन? जब हम बात ही इनफॉर्मल अथॉरिटी की कर रहे हैं बेटा, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन भी कौन सी होगी? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी। सो 43 का बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। रूल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्कर्स आर गिवन इन राइटिंग। जो रूल्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वर्कर्स की, उनको राइटिंग में दिया जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ जी बताइए। यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी और नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ऑफ आएगा। कौन सी संस्थाओं में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रूल्स, उनकी जिम्मेवारियां, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्कर्स को रिटर्न में, लिखित में दी जाती हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन? सो यस, 44 का ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 45, विच इज क्रिएटेड फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस। टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए क्या क्रिएट किया जाता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी बताइए। तो डेफिनेट सी बात है 45 का ए इज द करेक्ट आंसर कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती हैं किसी भी टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, which arises from man's quest for social satisfaction। ये जो इंसान की क्वेस्ट होती है, एक इच्छा होती है सोशल सेटिस्फेक्शन की, वो इच्छा कहां से ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से अराइज होती है? फॉर्मल से, इनफॉर्मल से, बिजनेस से या फिर स्ट्रेटेजिक से? जब एक फॉर्मल के अंदर इनफॉर्मल रिलेशंस बनते हैं, एक सोशल सेटिस्फेक्शन की जो मैन की क्वेस्ट है वो कहां से अराइज होती है? तो डेफिनेटली 46 का बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से जो है एक इंसान की जो क्वेस्ट होती है, इच्छा होती है सोशल सेटिस्फेक्शन पाने की, वो वहीं से उधर की ही क्या है, वो उपज है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली परमानेंट और स्टेबल होता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिजनेस या फिर स्ट्रेटेजिक? तो इसका भी बच्चे बहुत ही सिंपल आंसर है, दैट इज 47 का ए इज द राइट आंसर, दैट इज योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स ऑफ अथॉरिटीज एंड फंक्शंस को इंपॉर्टेंस देती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी बताइए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी को और उसके फंक्शंस को इंपॉर्टेंस देती है? हरी अप, जल्दी बताइए बच्चे। सो यस, वेरी गुड, 48 का ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस देती है लोगों को और उनके रिलेशनशिप्स को? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन? और काट दीजिए इसमें से। तो हाँ जी बताइए, जहां पे लोग और उनके रिश्तों को ज्यादा अहमियत दी जाती है तो वो और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो यस, 49 का बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप एक ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन देता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन के रिजल्ट देता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी बताइए 50th का क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप की वजह से लोग ज्यादा अपनी जॉब में सेटिस्फाइड होते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन मैक्सिमम प्रोडक्शन? यस, सो यस, 50th का बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों बच्चे? क्योंकि जहां पे इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स है, जहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में से पनप के ही इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वहां पे लोगों को एक दूसरे के साथ काम करने में एक अपनी अंडरस्टैंडिंग जब बनती है तो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड भी होते हैं और वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस भी करते हैं। तो 50th का बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जगह ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर नहीं होती है? फॉर्मल की, इनफॉर्मल की, बिजनेस की या फिर स्ट्रेटेजिक की? तो ऑब्वियस ही बात है, जहां पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वहां पे कभी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट नहीं किया जाता। सो 50th का
सॉरी 51st का बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की कोई प्लेस नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स इज डिफाइंड बाय। कहते हैं कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, कि हमारे पास दो या उससे ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स थे, उसमें से हमने कोई एक को चूज किया, हमने कोई डिसीजन लिया, तो उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ दो या दो से तीन ज्यादा पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें से हम लोग चूज करते हैं। ये बात किसने डिफाइन की थी? ऑप्शन ए फार्लैंड, ऑप्शन बी मैकडोनल्ड, ऑप्शन सी टेरी, ऑप्शन सी एमसी नाइट्स। हाँ जी बताइए 52 का क्या करेक्ट आंसर होगा? फार्लैंड, मैकडोनल्ड, टेरी या फिर एमसी नाइट्स? यस बताइए बच्चे। सो यस 52 का सी इज द करेक्ट आंसर, कि टेरी ने ये बात बोली थी कि डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन दैट इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम मेनी ऑल्टरनेटिव इज नोन एज। जब आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कुछ एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर बजटिंग? आई एम रिपीटिंग, आपका ऑप्शन है सिलेक्शन, बी है डिसीजन मेकिंग, सी है ऑर्गेनाइजिंग या फिर डी है बजटिंग। यस 53 का क्या करेक्ट आंसर होगा? So yes, very much true. 53 का B is the correct answer. That is decision making is the right answer. Question number 52 देखिए, 54 सॉरी, dealing with routine and repetitive problems is known as। जब आप लोग रूटीन और रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड डिसीजन, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, मेजर डिसीजन या फिर माइनर डिसीजन? हाँ जी बताइए। जब आप रूटीन और रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं दैट इज कॉल्ड योर प्रोग्राम्ड डिसीजन। सो 54 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ। जब आप परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो किस चीज का एग्जांपल है? प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, मेजर डिसीजन या फिर डिसीजन? हाँ जी बताइए बच्चे, जब आप परचेज ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है? व्हाट इज अ प्रोग्राम्ड डिसीजन? प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या होता है? बेटा प्रोग्राम डिसीजन वो डिसीजंस होते हैं जहां पे ऑलरेडी आपके पास कोई प्लान होता है या इनके रिगार्डिंग ऑलरेडी रूल्स बने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि आपको हमेशा यही रूट चूज करना है कभी कंक्लूजन या किसी भी तरह के सोल्यूशन को पहुंचने के लिए। तो ऑटोमेटिक सी बात है बच्चे, जब आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, बार बार परचेज ऑर्डर करना पड़ता है, तो वहां पे जो पर्सन होता है ऑर्डर टाइम प्लेस करने के टाइम पे वो हमेशा क्या लेता है? एक प्रोग्राम डिसीजन लेता है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। ठीक है, क्योंकि उस तरह के जो डिसीजन है मैनेजर्स ने ऑलरेडी पहले लिए होते हैं, तो वो एक आपका रूटीन और रेपिटेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, इसीलिए 55th का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए,
द डिसीजन विच इज टेकन विद इन द परव्यू ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है, जो डिसीजन आपने लिया पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, परव्यू की वजह से, तो आप उस डिसीजन को क्या कहेंगे? जो डिसीजंस आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के विद इन लेकर रहते हैं उसको आप क्या कहते हैं? प्रोग्राम डिसीजंस, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, मेजर डिसीजन या माइनर डिसीजन? तो जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज रेपिटेटिव नेचर की होती है, बार बार रूटीन में वो चीज आप रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हो, तो उनको आप क्या कहते हो? प्रोग्राम डिसीजन ही कहते हो। सो यस, 56 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, जो डिसीजन लोअर लेवल मैनेजमेंट लेती है वो कौन सा डिसीजन होता है? प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड, मेजर या फिर माइनर? ये सब सेम टाइम के क्वेश्चंस है बच्चे। सो यस, ऑब्वियसली लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी जो डेली बेसिस के या रूटीन बेसिस के डिसीजन लेने पड़ते होंगे, वो कौन सा डिसीजन होगा आपका? 57 का ए, दैट इज योर program decision. Next comes your question number 58. The decision deal with novel and non-repetitive problems. जो decision आपका non-repetitive problems के लिए होता है उसको हम कौन सा decision कहते हैं? तो ऑटोमेटिक सी बात है, 58 का बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज बच्चे, जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस होते हैं जहां पे कह लीजिए कि इल स्ट्रक्चर्ड या ये वन टाइम डिसीजंस होते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, कि ये इल स्ट्रक्चर्ड या वन टाइम डिसीजंस होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कोई भी तरह की सिचुएशन के ऊपर, की सिचुएशन क्या है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस होती है, इनका कोई कंक्लूड सेट ऑफ रूल्स आपके पास में नहीं होते, कोई गाइडलाइंस नहीं होती जिनको आप फॉलो कर सकते हो इनको सॉल्व करने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आप कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, आप कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर रहे हैं, अपनी ब्रांड इमेज को इंप्रूव करें, तो जब आपको इस तरह के डिसीजंस लेने हैं जो कि आपका डेली बेसिस का काम नहीं है, जो प्रॉब्लम्स आपकी नॉन रेपिटेटिव है, नॉवल हैं, वो डिसीजंस कौन से हुए? आपके नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। सो 58 का बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, जब आपने न्यू ब्रांच खोली है तो वो किसका एग्जाम्पल है? प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम्ड, इंडिविजुअल या फिर नॉन इकोनॉमिक? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके हटी हूँ। So obviously 59th का B will be the correct answer, that is non-programmed decision. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 60th क्वेश्चन। द डिसीजन टेकन बाय हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज, जो डिसीजन हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेती है वो कौन सी होती है? प्रोग्राम्ड होती है, नॉन प्रोग्राम्ड होती है, इंडिविजुअल होते हैं या नॉन इकोनॉमिक?
ऑब्वियसली बात है, जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत कम रूटीन लेवल चीजों को हैंडल करते हैं, वो कोई नई सिचुएशन को ही हमेशा हैंडल करते हैं। तो ऑटोमेटिकली 60th का बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नेक्स्ट, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रूटीन डिसीजंस, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर डिसीजंस, ऑप्शन सी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ऑप्शन डी ऑपरेटिव डिसीजंस। हाँ जी बताइए। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस का और क्या नाम होता है? रूटीन, स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रैटेजिक या फिर ऑपरेटिव? तो ऑब्वियसली बात है, रूटीन वाले प्रोग्राम्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी प्रोग्राम्ड होते हैं, ऑपरेटिव भी जो रोज के लेने होते हैं। तो ऑब्वियसली क्या हुआ? स्ट्रैटेजिक, जिसके अंदर कोई नई सी चीज का डिसीजन लेना होता है, दैट इज कॉल्ड योर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। सो दैट इज 61st का सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, प्रोग्राम डिसीजंस का क्या नाम होता है? रूटीन, स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रैटेजिक या फिर ऑपरेटिव? प्रोग्राम डिसीजंस का दूसरा नाम क्या है? रूटीन डिसीजन, स्ट्रक्चर डिसीजंस और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस या फिर ऑपरेटिव डिसीजंस? तो जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो है ऑपरेटिव, क्योंकि जो भी रोजमर्रा के ऑपरेशंस होते हैं, जो भी तरह के डिसीजंस लेते हैं रेगुलर चीजों को लेके, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम डिसीजंस का नाम देते हैं। सो यस, 62 का डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जिस डिसीजन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आता है बिजनेस के ऊपर, वो कौन सा डिसीजन होता है? प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड, इंडिविजुअल या फिर नॉन इकोनॉमिक? हाँ जी बताइए, 63 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? सो यस, 63 का ऑब्वियसली ए और बी और सी या डी? सो 63 का बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन प्रोग्राम डिसीजंस का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है आपके बिजनेस के ऊपर। सो डिसीजंस व्हिच हैज लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन बिजनेस इज नोन एज नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 64, जो डिसीजन आपकी डे टू डे ऑपरेशन के साथ रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आप क्या कहते हैं? मेजर डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन या फिर ऑपरेटिव डिसीजन? वेरी इजी, जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस के साथ रिलेट करता है। तो आपको यहां से नाम ही क्लियर हो रहा है बच्चे। सो यस, 64 का डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑपरेटिव डिसीजंस। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 65, जिस डिसीजन के अंदर कोई भी आपके एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं, उसको आप कौन सा डिसीजन कहते हैं? इकोनॉमिक, क्राइसिस, नॉन इकोनॉमिक या फिर प्रॉब्लम डिसीजन? हाँ जी बताइए। इकोनॉमिक ऑब्वियसली जहां पे कॉस्ट आएगी आएगी, क्राइसिस मतलब जहां पे बहुत कुछ आपका डूब गया, नॉन इकोनॉमिक या फिर प्रॉब्लम?
वेरी इजी बच्चे, 65 का करेक्ट आंसर बताइए। सो यस, 65 का सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन इकोनॉमिक डिसीजन। एक ऐसा डिसीजन है जहां पे कोई भी तरह के खर्चे नहीं लगते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। द डिसीजन विच इज इम्प्लीमेंटेड विद इन द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो डिसीजन आपके डिपार्टमेंट के विद इन ही इंप्लीमेंट होता है उसको आप कौन सा डिसीजन कहते हैं? इकोनॉमिक, डिपार्टमेंटल, नॉन इकोनॉमिक या फिर प्रॉब्लम? बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, क्लैरिटी से हमें पता लग रहा है कि जो डिसीजन हमारे डिसीजन विद इन द डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट हो जाए तो वो कौन सा डिसीजन होगा? डेफिनेटली वो आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड होगा। तो ये 66 का बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर डिपार्टमेंटल डिसीजन। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 67। डिसीजन जो कि एक कमेटी ने लिया और वो कमेटी टॉप मैनेजमेंट ने बनाई थी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो कौन सा डिसीजन कहलाएगा? ग्रुप डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन या फिर ऑपरेटिव डिसीजन? किसी पर्पस के लिए टॉप मैनेजमेंट ने एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जिन्होंने कुछ डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन को आप क्या कहेंगे? ग्रुप डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन या फिर ऑपरेटिव? पर्सनल हो नहीं सकता, ऑर्गेनाइजेशनल भी नहीं है क्योंकि किसी एक पर्सन ने नहीं लिया, ऑपरेटिव भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक सी बात है जब कमेटी ने डिसीजन लिया, कमेटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो यस, 67 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 68। क्राइसिस डिसीजन का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रुप डिसीजन, मेजर डिसीजन, माइनर डिसीजन या फिर स्पॉट डिसीजन? 68 का ए, बी, सी या डी? ग्रुप जो दो चार लोग मिलकर लेते हैं, मेजर जो कि बहुत सारी बड़ी घटना के रिलेटेड काइंड ऑफ आप कह सकते हो, माइनर छोटे मोटे डिसीजन, क्राइसिस आप कह सकते हो ऑन द स्पॉट वाला डिसीजन कि कोई क्राइसिस आया, क्रैश आने वाला है, आ चुका है, तो आपको ऑन द स्पॉट जो कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसको भी आप बोल सकते हैं। तो बताइए 68 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ये 68 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्राइसिस डिसीजन को हम लोग स्पॉट डिसीजन का भी नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। जो डिसीजन आप एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को देख के, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आने के ऊपर लेते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? इकोनॉमिक, क्राइसिस, नॉन इकोनॉमिक या प्रॉब्लम? ये भी जिसने 68 क्वेश्चन जिसको समझ आया उसको 69 भी आ जाएगा। कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, कोई क्राइसिस आ गया, तो उस तरह के डिसीजन जब आप लेते हैं तो वो कौन सा डिसीजन हुआ? इकोनॉमिक, क्राइसिस, नॉन इकोनॉमिक या फिर प्रॉब्लम? सो यस, 69 का बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज क्राइसिस डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 70। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी थियोरी में बोला गया है कि अथॉरिटी टॉप से बॉटम जाती है, ऊपर से नीचे आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर? ऑप्शन ए, द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी, द फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, द कॉम्पिटेंस थ्योरी या फिर द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? हाँ जी बताइए।
सो यस 70th का बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉर्मली जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं द फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 71, ट्रेडिशनल अथॉरिटी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी, फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, कॉम्पिटेंस थ्योरी या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? हाँ जी बताइए। सो यस 71st का बी इज योर राइट आंसर, कि फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी का ही दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी थ्योरी। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 72, अगर सुबॉर्डिनेट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने सुपीरियर्स की कमांड, तो सुपीरियर्स को हम नहीं कह सकते कि उनके पास कोई अथॉरिटी है जो उनको दी गई थी। ये बात कौन सी थ्योरी के अंदर बोली गई है? एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी, फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, कॉम्पिटेंस थ्योरी या फिर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? हाँ जी बताइए। सो ऑब्वियसली ये जो थ्योरी है वो आपके एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी का पार्ट है, कि अगर सुबॉर्डिनेट्स अपनी सुपीरियर्स की दी हुई कमांड को फॉलो नहीं करते हैं तो हम कह ही नहीं सकते कि सुपीरियर के पास वो अथॉरिटी है उनके ऊपर जो उनको दी गई थी। सो अकॉर्डिंग टू दैट 72 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, द टाइप ऑफ अथॉरिटी इज इन्वेस्टेड विद द पर्संस बाय वर्च्यू, क्योंकि उन्होंने कहते हैं ऑफिस के अंदर जो उन्होंने पोजीशन होल्ड किया है उसके अकॉर्डिंग जो उनके पास टाइप ऑफ अथॉरिटी एक पर्सन के पास मिलती है, ये कौन सी थ्योरी का पार्ट है? एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी, द फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, द कॉम्पिटेंस थ्योरी या फिर द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? हाँ जी बताइए। एक पर्सन ने किस तरह का ऑफिस होल्ड करके रखा है उसके अकॉर्डिंग उसके पास अथॉरिटी होती है, तो वो कौन सी थ्योरी का पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटेंस, फॉर्मल अथॉरिटी या एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी? बताइए बच्चे। So yes, 73 का C is the correct answer. That is your competence theory. Question number 74. प्रोसेस जहां पे एक मैनेजर अपना काम और अपनी अथॉरिटी सुबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन या फिर डिसीजन मेकिंग? एक प्रोसेस जहां पे मैनेजर अपना काम और अपनी अथॉरिटी दोनों ही अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है उसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन या फिर डिसीजन मेकिंग? वेरी इजी। सो यस 74th का सी इज द करेक्ट आंसर, कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेलीगेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, subordinate is granted authority to perform all the function in his department or division। subordinate के पास अथॉरिटी होती है कि उसको अपने डिपार्टमेंट और डिवीजन के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये क्या है? जनरल डेलीगेशन है, फॉर्मल है, स्पेसिफिक है या इनफॉर्मल है?
कि स्पेसिफिकली उसको ये चीज मिली या फॉर्मली असाइन की गई या इनफॉर्मली असाइन किया या फिर जनरल, ये पता ही है कि जो भी डिपार्टमेंट या डिवीजन में होगा उसने उसके डिपार्टमेंट के वो डिवीजन के उसको सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो बताइए 75th का क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या डी? सो ऑफ कोर्स 75th का A is the correct answer, that is it is a general delegation. Question number 76. The orders, instructions or directions are delegated to a particular person specifically. जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफिकली कोई ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दी जाए तो उसको हम कौन सी डेलीगेशन बोलेंगे, जनरल, फॉर्मल, स्पेसिफिक या फिर इनफॉर्मल? बच्चे क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि आपको नाम से ही क्वेश्चन के क्लियर हो जाता होगा कि किस तरह की डेलीगेशन ये मानी जाती है। हाँ जी बताइए 76 का क्या करेक्ट आंसर होगा? वेरी गुड, 76 का सी इज द करेक्ट आंसर। दिस टाइप ऑफ डेलीगेशन, जो भी किसी पर्सन को स्पेसिफिकली कोई भी तरह के ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस दी जाए कोई टास्क को करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक डेलीगेशन। क्वेश्चन नंबर 77, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल डेलीगेशन, इनफॉर्मल डेलीगेशन, जनरल डेलीगेशन या फिर स्पेसिफिक डेलीगेशन? ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें स्पेसिफिक पता लग गया, जनरल पता लग गया। मेन तो डिफरेंस तुमने करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल के, लेकिन जहां पे अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्लियर होगा हमें कि 77th का ए इज द राइट आंसर, कि दैट इज योर फॉर्मल डेलीगेशन। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, जब एक इंडिविजुअल और ग्रुप काम करने के लिए रेडी हो जाता है एक इनफॉर्मल लीडर के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल डेलीगेशन, इनफॉर्मल डेलीगेशन, जनरल डेलीगेशन या फिर स्पेसिफिक डेलीगेशन? जब एक इंडिविजुअल और ग्रुप दे अग्री टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन इनफॉर्मल लीडर, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल डेलीगेशन, इनफॉर्मल डेलीगेशन, जनरल डेलीगेशन या फिर स्पेसिफिक डेलीगेशन? So yes, very good. 78 का D is the correct, sorry, B is the correct answer. Very sorry. That is informal delegation. Question number 79. जो डेलीगेशन आपको रिटन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन के थ्रू मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑरल, रिटन, डाउनवर्ड या साइडवर्ड? जब आपको कोई भी डेलीगेशन दी जाती है किसी चीज की रिटन में, रिटन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, तो आप उसको कौन सी डेलीगेशन बोलेंगे, ऑरल, रिटन, डाउनवर्ड या साइडवर्ड्स? सो यस, वेरी गुड, 79th का बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह की डेलीगेशन को हम कहते हैं written delegation. Question number 80 and your last question. Departmentation on the basis of activities grouped according to the type of customer. आपने कस्टमर के टाइप के बेसिस पे एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी या फिर डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर? आपने अलग अलग टाइप ऑफ कस्टमर के बेसिस पे एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डाल दिया, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स बना दिए, तो उस तरह की एक्टिविटी को या उस तरह की डिपार्टमेंटेशन को बच्चे आप लोग क्या नाम देंगे, डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, बाय प्रोडक्ट, बाय टेरिटरी या फिर बाय कस्टमर्स? बताइए बच्चे।
So again, very easy. 80th का D is the correct answer. That is departmentation by customer is your right answer. ठीक है बच्चे, अगर आज की जो हमारी सीरीज है वो यहीं पे फिनिश अप होती है। अगर आप लोगों को मेरा एमसीक्यू लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे कमेंट्स करें, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर सब्सक्राइबर चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट ऑन यूट्यूब। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। अब मैं आपको कल मिलूंगी कुछ नई और वीडियोस और कुछ लेक्चर्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।